हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन द चैनल द जीएस हंट। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ एग्रेशन की, जो कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे दिखा रहा है। और जबकि कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो रखा है पूरे वर्ल्ड में और सारे देश अपने हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने पे ध्यान दे रहे हैं। जबकि चाइना, जो कि काफ़ी रिकवर हो चुका है वायरस से, और वो अब अपने सोल्जर्स को भेज रहा है इंडियन टेरिटरी में, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बियॉन्ड है। इवन आपने भी काफ़ी रिपोर्ट देखी होगी, मीडिया रिपोर्ट्स देखी होगी या फिर आर्टिकल देखे होंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, और देखा होगा कि लास्ट ट्रूप मूवमेंट हो रही है दोनों ही साइड से, सोल्जर क्लैश की खबरें आ रही लगातार। तो ये सब हो क्यों रहा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसा करवा क्यों रही है अपनी ट्रूप से, अपनी आर्मी के द्वारा? तो हम पूरा समझेंगे इसको, उनकी स्ट्रेटजी इसके पीछे है क्या, इस पूरे वीडियो में। अब हम समझ लेते हैं करंट सिचुएशन चल क्या रही है। अब चाइनीज़ आर्मी 3 किलोमीटर बियॉन्ड आ चुकी है LAC की, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, जिसे आप बिल्कुल LOC मत समझिए। LOC जो है हमारी, वो लगती है पाकिस्तान बॉर्डर से, और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लगती है हमारी चाइनीज़ बॉर्डर के साथ। बेसिकली ये प्रॉब्लम आई है गालवान वैली में एंड पैंगोंग लेक में, जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5000 चाइनीज़ सोल्जर्स अपने आर्मर्ड व्हीकल के साथ, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर प्लेन के साथ अपने फॉरवर्ड एरियाज़ में आ रहे हैं, यानी अपने बेस कैंप से फॉरवर्ड एरियाज़ में आ रहे हैं। और इससे पूरी एक रक्कस क्रिएट हुआ है दोनों ही आर्मी के बीच में, यानी कि धक्का मुक्की की सिचुएशन आई है। और इन सबको काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से भी सोल्जर्स डिप्लॉय हो रहे हैं लार्ज नंबर में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पुरानी वीडियो से मुझे एक फ़ीडबैक मिला था, जिसमें लोग बता रहे थे कि द जीएस हंट पे जो नई वीडियोस आती हैं उसका प्रॉपर टाइमली नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल पाता। तो मैं उनको बस ये बता सकता हूँ कि जब भी आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो ये नोटिफिकेशन बेल होती है, इसको भी हिट कर लो, तब आपको प्रॉपर टाइमली डिटेल्स पे जब भी नई वीडियोज़ हमारी पड़ेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें मैं बता देता हूँ कि वो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे लगातार वीडियोस आती रहेगी हमारे चैनल पे। अब लार्जर क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि ये जो हम LAC की बात कर रहे हैं, ये LAC है कहाँ पे? तो देखो, ये है इंडिया, ये है JNK का पूरा पार्ट, और ये है लद्दाख, जो कि बाद में डिवाइड हुआ। तो ये जो मैं मैप यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा पुराना है, जबकि लद्दाख अलग नहीं हुआ था JNK से। तो यहाँ देखो, जो आपको रेड एशिया में दिख रहा है, ये है अक्साई चीन। यहाँ पे है ऑक्यूपेशन या प्रेजेंस है पूरी चाइनीज़ गवर्नमेंट की, या चाइनीज़ ऑफिशियल्स की, या फिर चाइनीज़ आर्मी की। तो ये जो बॉर्डर बनता है, ये जो ब्लू और ग्रे शेड में जो भी है, ये पार्ट JNK का दिखा रखा है, यहाँ से जो बॉर्डर बन रहा है यही है आपका LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। यहाँ पे मतलब कि एक्चुअल में कंट्रोलिंग हो रही दोनों की, दोनों देशों की। और देखो, इस पूरे को समझने के लिए, इंडिया और चाइना के पूरे बॉर्डर को समझने के लिए, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको 3 सेक्टर में डिवाइड हुआ है। ईस्टर्न सेक्टर में आता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम का पार्ट। सेंट्रल सेक्टर में आता है आपका उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, एंड वेस्टर्न सेक्टर में आता है आपका लद्दाख का पार्ट। तो अब देखो, जो प्रॉब्लम आ रही है वो अक्साई चीन के ये पार्ट पे आ रही है, मतलब अक्साई चीन के बाद जो LAC पड़ती है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जो मैंने आपको गालवान वैली बताई और पैंगोंग लेक बताया, वो इसी पार्ट के आसपास पड़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे रेड से एक बता रखा है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया भी दे रखा है। तो क्योंकि यहाँ पे चाइना क्लेम करता है कि पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है इंडिया का, वो चाइनीज़ टेरिटरी है, यानी कि तिब्बत का जो उनका प्रोविंस है उसका एक सदर्न पार्ट है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पे होता आ रहा है बहुत लंबे टाइम से, और होता भी रहेगा। अब हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हम क्लोजली समझ लेते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या, या फिर ये फॉर्म कब हुई। तो बेसिकली देखो, ये 1962 के बाद फॉर्म हुई। इससे पहले क्या था कि ये पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसे इंडिया क्लेम करता आ रहा है और अभी भी क्लेम करता है अपने मैप्स पे। बट यहाँ मैं बता दूँ आपको कि ये पूरा पार्ट इंडिया का है नहीं। यहाँ पे चाइनीज़ प्रेजेंस है, चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइनीज़ ऑफिशियल्स यहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखे हुए हैं। और इंडिया का पार्ट कौन सा है? इंडिया का पार्ट है ये। तो ये बॉर्डर, ये जो आर्बिट्री बॉर्डर है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो बेसिकली सब हुआ कैसे? तो मैं बताऊँ आपको कि ये 1962 के वॉर के बाद हुआ, जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने ट्रूप्स भेज के, अपनी आर्मी भेज के ये पूरा पार्ट जीत लिया हमसे। और वहाँ पे फिर उसके बाद शांति के लिए, मतलब कि यहाँ इस पूरे एरिया में पीस रहे। 1990s में इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली मान लिया कि
कि हमें यहाँ पे समझौता करना चाहिए चाइनीज़ से, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करवानी चाहिए जिसके तहत इंटरनेशनल बॉर्डर बन पाए और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉर्ट आउट हो पाए। बट यहाँ पे कई सारी मीटिंग्स हुई, इवन इंडिया की तरफ से काफ़ी प्रेशर था कि ये बॉर्डर बन जाए, इंटरनेशनल बॉर्डर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वही बॉर्डर बन जाए, लेकिन चाइनीज़ ऑफिशियल इसको टालते रहे और फिलहाल ये बॉर्डर कभी बन भी नहीं पाया। तो यहीं पे अभी भी इंडिया क्लेम करता है ये पूरी बाउंड्री को, जबकि जो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहीं पे पूरा सब खेल चलता है। तो देखो जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आती है। तो देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर मैप पे बनाना हो तो काफ़ी इजी है, लेकिन जो एक्चुअल लैंडस्केप है, जो लद्दाख के एक्चुअल लैंडस्केप है, वहाँ पे ले जाना इसको बनाना तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोसेस ये होता है कि जब भी आप लैंडस्केप की मैपिंग करते हो तो उनको दोनों ही कंट्रीज़ को, दोनों कंट्रीज़ की फोर्सेस को या गवर्नमेंट को उनको दे दो, ताकि वो अपने उसके तहत बता कर पाएंगे कि क्या वो कहाँ पर हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कि LAC पे ना तो इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी पहल की थी, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ना कुछ सुना नहीं। तो ये कभी मैपिंग का जो फाइनलाइजेशन हुआ है वो कभी हो नहीं पाया। तो इसी वजह से यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी लाइन, ये जो LAC है वो कहाँ से होकर गुजरती है, ये कौन सी वैली से होकर गुजरती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि 2013 में भी, 2017 में भी, और कभी कभी होता ही रहता है, ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं कि चाइनीज़ सोल्जर कभी इंडियन टेरिटरी में अंदर आ गए, कभी इंडियन सोल्जर्स चाइनीज़ टेरिटरी में अंदर चले गए। तो ये काफ़ी फेस ऑफ होता रहता है दोनों आर्मीज़ के बीच में। तो ये प्रॉब्लम आई है जो मैपिंग की फाइनलाइजेशन ना होने की वजह से आई है। और ये इंडियन चाइनीज़ बॉर्डर को मैं एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि 1967 के बाद से एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है। आप देखे होंगे कि पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या होता है कि आए दिन कोई ना कोई हमला होता रहता है, अटैक होता है, बुलेट्स फायर होती है, इवन आर्टिलरी सेलिंग भी होती रहती है। लेकिन जो ये है इंडियन चाइनीज़ बॉर्डर है, यहाँ पे आप फेस ऑफ देखते हो, लेकिन कभी भी यहाँ पे बुलेट्स फायर नहीं हुई है। 1967 के बाद से कोई बुलेट्स फायर नहीं हुई है। अब देखो गालवान वैली जो है यहाँ पड़ती है, तो यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, और पैंगोंग लेक यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो देखो ये दो एरिया है, दो सेक्टर है, यहीं पे प्रॉब्लम चल रही है, यहीं पे सारे फेस ऑफ हो रहे हैं दोनों ही आर्मी के बीच में। और ये देखो पैंगोंग लेक के बारे में आप कुछ बता दूं कि ये 140 किलोमीटर लंबी लेक है, जो कि आधी 50% जो है इंडिया में है, और 50% जो है या 55% जो है वो है चाइनीज़ बॉर्डर में, मतलब चाइनीज़ टेरिटरी में। यानी कि यहाँ पे मैप दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एक लंबी लेक गई हुई है। तो देखो 50% जो पार्ट है उसमें भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ने इसको 50 में और डिवाइड कर दिया है। तो इसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ थोड़ी सी बड़ी। तो यहाँ पे आप देखो कि ये है इंटरनेशनल बॉर्डर, लेकिन ये जो पैंगोंग लेक गई है पूरी, लेकिन यहाँ पे LAC पड़ता है। तो मतलब ये पूरा जो 50% जो इंडिया का 50% पार्ट था, उसका भी 50% यहाँ पे इंडिया के पास नहीं है। तो देखो ये है फिंगर एरिया, इसको बोलते हैं फिंगर एरिया। सारी प्रॉब्लम जो होती है पैंगोंग लेक की वो फिंगर एरिया में होती है। टोटल फिंगर्स हैं यहाँ पे 8, और इंडिया के क्लेम करता है, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी क्लेम करती है कि जो 8 फिंगर है, जो 8 यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे 1, तो यहाँ से 8 वाली जो फिंगर है वहाँ से पास होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो सारी प्रॉब्लम होती है मैपिंग की, मैपिंग आपस में है नहीं, एक दूसरे से मतलब शेयर की नहीं गई है, तो प्रॉब्लम आती है। तो जो इंडियन आर्मी कहती है या इंडियन ऑफिशियल्स कहते हैं कि जो 8 नंबर की फिंगर है ना यहाँ पे, मतलब कि ईस्टर्न साइड की जो फिंगर है वहाँ पे से गुजरती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बट वहीं पे है बेस, वहीं पे पोस्ट है चाइनीज़ की, मतलब उसी फिंगर पे, और इंडियन पोस्ट है 4th नंबर पे। तो यहाँ पे आप देखो कि 4 नंबर पे यहाँ पे है इंडियन पोस्ट, और चाइनीज़ का क्लेम करते हैं, चाइनीज़ क्लेम करते हैं कि जो दूसरी नंबर की फिंगर है ना, इसी पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है, और इंडिया को ये पोस्ट वेकेट करनी चाहिए और यहाँ से पीछे हटना चाहिए। तो देखो ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। देखो जो लार्जर क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि जो चाइनीज़ यहाँ पे एग्रेशन दिखा रहे हैं बॉर्डर्स पे, तो क्या वो यहाँ पे वापस लैंड जीतना चाहते हैं, 1962 की तरह वॉर करना चाहते हैं इंडिया के साथ? तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी स्ट्रेटजी समझने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक बुक है आर्ट ऑफ वॉर, जो कि सुन त्सू ने लिखी है। अब सुन त्सू एक राइटर ही नहीं थे केवल, जिन्होंने केवल ये बुक लिखी, एक डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट थे चाइनीज़ के। तो ये जो उनकी थीसिस है, या फिर जो कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई, उन्होंने एक बुक में कंपाइल की है, और इस पॉलिसीज़ को, इस स्ट्रेटजी को काफ़ी फॉलो करते आए हैं चाइनीज़। देखो यहाँ पे पहला, अगर उनके कोई 3 कोर्स मैंने लिए हैं, पहली कोड उनका देखो तो ऑल वॉरफेयर इज़ बेस्ड ऑन डिसेप्शन।
डिसेप्शन मतलब धोखाधड़ी। तो ये खुद कहते हैं कि धोखाधड़ी भी, कोई भी जो वॉरफेयर होता है वो धोखाधड़ी पे बेस्ड होता है। और यहाँ से आप 1962 की वो वॉर याद कर लो जिसमें चाइना इंडिया को धोखा दे के जीत गया था। जैसे कि इंडिया में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे और वहाँ पे अचानक से हमला हुआ इंडिया पे और इंडिया वो वॉर हार गया। अब देखो सेकंड कोड क्या है, देयर इज़ नो इंस्टेंस ऑफ ए नेशन बेनिफिटिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग वॉर। देखो जो लंबी लड़ाई होती है उससे कोई भी देश का फ़ायदा नहीं होता, ये बोलते हैं सुन त्सू। तो यहीं पे चाइनीज़ इसको फॉलो करते हैं और वो कभी भी लंबी लड़ाई नहीं ले जाएंगे। और इवन 1962 की वॉर भी जो हुई थी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुई थी और उसके बाद उन्होंने कोई लंबी लड़ाई लड़ी नहीं, जिस तरह वो पाकिस्तान लड़ता आ रहा है इंडिया के साथ। फिर देखो थर्ड कोड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड होगा और मैं ये चाहूँगा कि अगर आप सब ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आप फॉलो करो इस कोड को चाइनीज़ के खिलाफ। देखो ये बुक जो है सुन त्सू की बहुत ईजिली अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ॉन पे, इसे आप बाई कर सकते हो। 100 से 200 के बीच में आपको प्राइस में मिल जाएगी ये। तो यहाँ पे जैसे चाणक्य ने कई सारे कोट लिख रखे थे और उसी तरह इन्होंने भी काफ़ी सारे कोट्स दे रखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चाइनीज़ काफ़ी फॉलो करते हैं। ये थर्ड कोड जो है हम फॉलो करें उनके खिलाफ। देखते हैं, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। देखो जो एनिमी है हमारा उसको हम विदाउट फाइटिंग अगर हरा देते हैं तो वही असली हमारी जीत होती है। तो यहाँ पे हम चाहेंगे, इसको मैं बाद में बताऊँगा फिर से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके बारे में। देखो अब हम आते हैं अपने रियल फाइंडिंग में कि चाइना ऐसा LAC पे अपने एग्रेशन दिखा क्यों रहा है। तो बेसिकली ये यहाँ पे दो एक आर्टिकल्स हैं, एक BBC का, एक है healthworld.com का। तो यहाँ पे देखो ये आर्टिकल है 4 मई का 2020 का, ग्लोबल ब्लैकलिस्ट बिल्ड्स अगेंस्ट चाइना ओवर कोरोना वायरस। बेसिकली ये बता रहा है कि जो कोरोना वायरस के जो ओरिजिन है वो था वुहान सिटी और पूरी जो वर्ल्ड की जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं, इवन USA जो पावरफुल कंट्रीज़ है, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चाइना ही इसने अनऑथराइज तरीके से यहाँ पे वायरस को फैला दिया पूरे वर्ल्ड में। तो यही चाइना जिम्मेदार है, एक्यूज्ड है इस पूरे कोविड-19 के जो आउटब्रेक हुआ है पूरे वर्ल्ड में उसका। और फिर देखो ये जो कल की न्यूज़ आई है, कल का आर्टिकल है BBC न्यूज़ का कि हांगकांग सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बैक्ड बाय द चाइनीज़ पार्लियामेंट। तो बेसिकली क्या है, हांगकांग एक प्रोविंस है या फिर इंडिपेंडेंट प्रोविंस है चाइना का, जिसको चाइना ने ब्रिटिश से लीज पे ले रखा था 50 ईयर्स के लिए। लेकिन अब चाइना चाहता है कि वहाँ पे जल्द से जल्द वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन जल्द से जल्द वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकारें का जो भी लॉज हैं वो फॉलो होने लग जाए। तो यहाँ पे कई सारे आप एक साल से देख रहे होंगे कि हांगकांग में लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, वहाँ के लोग पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ की जो पुलिस है, जो कि पुलिस वहाँ की नहीं है, चाइना की मेनलैंड की पुलिस है, वो वहाँ पे इंटर करके हांगकांग में वहाँ पे काफ़ी लोगों को रोक रही है प्रोटेस्ट करने से। इवन काफ़ी वहाँ पे लड़ाई भी हो रही है, हाथापाई भी हो रही है वहाँ पे। तो देखो ये दो चीज़ क्या बता रही है, ये दो चीज़ बता रही है कि चाइना को बेसिकली घेरा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसको सब लोग काउंटर कर रहे हैं और उसके खिलाफ सब खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो चाहता है कि जो भी मुद्दा हो रहा है उसको भड़का पाए। और वहाँ पे एक जो हांगकांग में 1 साल से लंबे प्रोसेस चला आ रहा है कि लगातार वहाँ पे वो लॉ लाना चाहता है और वहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, तो उसको भी लॉ को जल्द से जल्द करना चाहता है। इसी कोविड-19 में जब सब सारी दुनिया फंसी है, वो चाहता है कि जल्द से जल्द हम अपना काम कर लें। तो इस पूरे मुद्दे को भड़काने के लिए या भटकाने के लिए सॉरी, वो चाइना चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा डिस्प्यूट दिखा दे पूरे वर्ल्ड में जिसका पूरा वर्ल्ड को लगे कि सारा ध्यान उसका वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाए और वो अपना काम पीछे पीछे कर पाए। तो देखो वही ये चाह रहा है कि इंडिया और जो चाइना का डिस्प्यूट है वो यहाँ पे लद्दाख में वो दिखा रहा है। इवन सिक्किम में भी आपने May 7 की न्यूज़ आई है, May 7 2020 की न्यूज़ थी कि वहाँ पे भी डिस्प्यूट हुआ था सिक्किम सेक्टर में भी, और अब लद्दाख सेक्टर में हो रहा है। तो यहाँ पे आप जान सकते हो कि वो चाहता है कि सारी मीडिया अटेंशन, इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन या इंटरनेशनल गवर्नमेंट की जो मीडिया अटेंशन है वो जाए इंडियन और चाइनीज़ के बॉर्डर डिस्प्यूट पे, और वहीं पे वो ये अपना ये काम कर ले कि हांगकांग का जो काम उसका रह गया है यहाँ पे अपने लॉज को फॉलो करवा पाए। और यहाँ पे जो कोविड-19 का जो सब लोग कहने लग रहे हैं अचानक से कि चाइनीज़ के वजह से फैला हुआ है, तो वो इस बात पे वो भ्रमित हो जाएं और केवल फोकस करें इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट पे। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि जब चाइनीज़ एग्रेशन दिखा रहे हैं बॉर्डर पे, तो इंडिया की तरफ से क्या हो रहा है। तो इसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए इंडियन आर्मी का और ITBP का, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का, जो कि एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है
और दोनों का एक एक काम है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे सुरक्षा देना, और चाइनीज़ एग्रेशन से इंडियन टेरिटरी और इंडियन विलेजेस को, वहाँ पे जो विलेजेस वहाँ रहते हैं उनको सुरक्षा करना। अब देखो यहाँ पे दो आर्ट देखो इन दोनों ही फोर्सेस के द्वारा लार्ज नंबर पे ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं लद्दाख सेक्टर में टू काउंटर द चाइनीज़ एग्रेशन। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट के लेवल पे क्या हो रहा है। ये आउटलुक का एक आर्टिकल है, इसमें बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मीटिंग करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ और तीनों सर्विस के चीफ के साथ, यानी कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के साथ। तो ये मीटिंग करते हैं। बेसिकली यहाँ पे बात होती होगी कि मिलिट्री टर्म्स में कि हम उनके कितने कैपेबल हैं उन्हें वहाँ पे ढकेलने के लिए वापस, और चाइनीज़ एग्रेशन किस लेवल का है, कितनी फोर्सेस डिप्लॉयड करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह पे यहाँ पे मीटिंग हुई है। और फिर देखो ये प्रिंट का आर्टिकल है, ये बेसिकली डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। तो बेसिकली इसमें लिखा है मोदी जयशंकर नोज बीजिंग बेटर देन द मोस्ट एंड दैट कुड हेल्प डिफ्यूज टेंशन विद द चाइना। बेसिकली इसमें 2017 जो डोकलाम इशू था उससे रिलेटेड बात हुई है, और जयशंकर जो उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एक सेक्रेटरी थे, इस टाइम पे वो मिनिस्टर हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मोदी और जयशंकर दोनों उस टाइम पे भी थे, इस टाइम पे भी थे, और जयशंकर का जो रोल था, जयशंकर का जो रोल था वो इस टाइम पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इस टाइम पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसकी बात हुई है और बताया गया कि ये मोदी जयशंकर की जो कॉम्बो है काफ़ी ईजिली टैकल कर लेगा बीजिंग का जो भी चल रहा है। अब यहाँ पे चाइनीज़ एनवॉय जो हैं इंडिया में, उनका भी मैसेज आया, यानी कि चाइनीज़ एम्बेसडर का भी मैसेज आया कि इंडिया एंड चाइनीज़ पजेस नो थ्रेट टू ईच अदर, मतलब चाइना और इंडिया आपस में कोई खतरा नहीं है। और यहाँ पे लिखा है उन्होंने डू नॉट लेट डिफरेंसेस ओवरशैडो रिलेशन, मतलब जो इंडिया जो काउंटर मेजरमेंट ले रहा था चाइनीज़ एग्रेशन के लिए, उस पर उन्होंने कहा कि डिफरेंसेस ऐसा ना आ जाए जो कि बाद में बायलैटरल रिलेशन को ख़राब कर दें। तो लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ डुअल गेम खेल रहा है। एक तो वो चाइनीज़ अपने एनवॉयस या एम्बेसडर के थ्रू मैसेज भिजवाता है कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, और फिर वहाँ पे बॉर्डर एरिया में वो लगातार पुश ऑन भी किया हुआ है, लगातार एग्रेशन डाल रहा है। तो दोनों काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे चाइनीज़ एनवॉय जो हैं इंडिया में, उनका भी मैसेज आया, यानी कि चाइनीज़ एम्बेसडर का भी मैसेज आया कि इंडिया एंड चाइनीज़ पजेस नो थ्रेट टू ईच अदर, मतलब चाइना और इंडिया आपस में कोई खतरा नहीं है। और यहाँ पे लिखा है उन्होंने डू नॉट लेट डिफरेंसेस ओवरशैडो रिलेशन, मतलब जो इंडिया जो काउंटर मेजरमेंट ले रहा था चाइनीज़ एग्रेशन के लिए, उस पर उन्होंने कहा कि डिफरेंसेस ऐसा ना आ जाए जो कि बाद में बायलैटरल रिलेशन को ख़राब कर दें। तो लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ डुअल गेम खेल रहा है। एक तो वो चाइनीज़ अपने एनवॉयस या एम्बेसडर के थ्रू मैसेज भिजवाता है कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, और फिर वहाँ पे बॉर्डर एरिया में वो लगातार पुश ऑन भी किया हुआ है, लगातार एग्रेशन डाल रहा है। तो दोनों काम नहीं चलेगा। देखो इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया है। इन्होंने कहा है कि वी हैव इन्फॉर्म बोथ इंडिया एंड द चाइना दैट द यूएस इज रेडी, विलिंग एंड एबल टू मेडिएट और आर्बिट्रेट देयर नाउ रेजिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। तो बेसिकली इन्होंने बात की है कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें यूएस क्या करना चाहता है, वहाँ पे बीच बचाव करना चाहता है कि वॉर ना हो। लेकिन अभी हम यहाँ समझ लेते हैं कि यूएस एंगल है क्या यहाँ पे। तो देखो यूएस का लगातार ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना के साथ में, इसमें लगभग 2 साल हो चुके हैं, और यूएस एक्यूज़ करता आ रहा है बहुत लंबे टाइम से चाइना को फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक आउटब्रेक, यानी कि जो कोविड-19 फैला है उसमें क्या कहता है यूएस की यहाँ पे चाइना ने से ओरिजिनेट हुआ है और ये जानबूझ के ओरिजिनेट करवाया गया है। तो चाइना को वो एक्यूज़ समझता है, वो जिम्मेदार समझता है, और देखो यहाँ पे वो सपोर्ट करता आ रहा है हांगकांग की फ्रीडम को है। देखो चाइना यहाँ पे अपने डोमिनेट करना चाहता है हांगकांग को, वहाँ पे अपने लॉज फॉलो करवाना चाहता है, लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उस प्रोटेस्ट को लगातार समर्थन देता आया है यूएस। अब देखो यहाँ पे वॉर मॉन्गर एटीट्यूड समझने की ज़रूरत है यूएस का। यूएस बेसिकली चाहता है कि 2 देशों के बीच में हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहे। देखो अगर 2 देश के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है तो उनसे क्या होगा, डिफेंस जो इनकी इंडस्ट्री है बहुत लार्ज है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है बाहर देश में, तो उससे उनको बेनिफिट होगा। और देखो इंडिया और चाइना के केस में भी क्या होगा कि इंडिया का चाइना के केस अगर लंबा चलता है, डिस्प्यूट लंबा चलता है, तो इस केस में इंडिया अपनी मिलिट्री को और स्ट्रेंथ करना चाहेगा, तो इसके लिए वो वॉर आइटम खरीदेगा या फिर वॉर प्रोडक्ट्स खरीदेगा। तो यहाँ पे वो यूएस से वैसे भी खरीदता है बहुत लार्ज नंबर में, तो उनको बेनिफिट वैसे भी होगा। तो यहाँ पे डोनाल्ड जे ट्रम्प ने ये जो ट्वीट किया है बेसिकली ये एक सुपरमेसी दिखाने के लिए है कि इंडिया और चाइना के बीच में वो डिस्प्यूट सुलझाना चाहते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं, वो यहाँ चाहते हैं कि लगातार वो चाइना को कोई भी इंसर्कल कर ले तो उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनका कोई ट्वीट का कुछ खास मतलब रह नहीं गया। अब देखो लास्ट में वीडियो एंड करते टाइम मैं आपको बता दूँ, ये हैं सोनम वांगचुक, जो बेसिकली
आपके फुनसुक वांगडू हैं, यानी कि 3 इडियट मूवी जो आमिर खान ने बनाई थी, उसमें जो लीड कैरेक्टर था वो इनकी लाइफ पे बेस्ड है। ये भी बेसिकली लद्दाख सेक्टर से आते हैं। और देखो ये है इंजीनियर, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड सोशल वर्कर। तो बेसिकली इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं लद्दाख पीपल के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए। तो बेसिकली इन्होंने कल अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली, यानी कि 29 मई को इन्होंने वीडियो डाली। इन्होंने कहा, एक स्लोगन दिया, जिन्होंने कहा कि सेना देगी बुलेट से जवाब और नागरिक देंगे वॉलेट से। तो बेसिकली इन्होंने बात की है कि जो सेना, इंडियन आर्मी जो कर रही है, अपनी कार्रवाई कर रही है, वो तो ठीक है, लेकिन पूरे 130 करोड़ जो जनता है हमारी, उनसे अपील की है कि आप भी एक सहयोग दीजिए, पूरे इसमें कंट्रीब्यूशन दीजिए। क्योंकि लगातार चाइना क्या कर रहा है, चाइना कभी पाकिस्तान को हेल्प करता है, इनडायरेक्ट हेल्प करता है टेररिज्म बढ़ाने में, और कभी जो इंडिया का यूएन में रेजोल्यूशंस होते हैं उस पर वीटो करता आ रहा है। तो बहुत लंबे टाइम से चाइना हमें पॉलिसीज़ को लेके हमें परेशान कर रहा है। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि यूनाइट करने की ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड, इंडिया को। और चाइनीज़ का जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने अपने मोबाइल से 1 वीक के अंदर अंदर अनइंस्टॉल करने की बात कही, जैसे कि आप टिकटॉक है और भी शेयरिट है। तो बेसिकली आप ये सब को अनइंस्टॉल कर सकते हो। फिर आप बॉयकॉट कर सकते हो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को। 1 ईयर का इन्होंने टाइमलाइन दिया है। कि इन्होंने कहा है कि देखो इतना पॉसिबल है नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि काफ़ी मार्केट में पूरे फ्लड है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, तो इनको इतनी आसानी से आप कर नहीं सकते हो बॉयकॉट। लेकिन आपने 1 साल के अंदर कोई और आप सब्स्टिट्यूट देख सकते हो। तो इन्होंने ये लार्जर पिक्चर के बारे में बात की है कि 130 करोड़ लोगों को कैसे टैकल करना चाहिए चाइनीज़ पॉलिसी को। देखो आप पूछ सकते हो कि बॉयकॉट करने से होगा क्या। अब देखो बॉयकॉट करने से उनकी इकनॉमी टूट जाएगी, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इंडिया के बॉयकॉट करने से इकनॉमी टूट जाएगी उनकी, लेकिन 130 करोड़ पीपल को आप इतना कम मत समझिए। इससे काफ़ी इकोनॉमिकल टर्म्स में काफ़ी इनकी रिस्पेक्ट होती है। और देखो जो सुन त्जू की मैं आपको बता रहा था, जो आर्ट ऑफ वॉर मैंने बताया आपको, तो मैंने बताया कि 3rd कोड को हम चाइनीज़ के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। देखो उन्होंने लिखा था कि सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। अगर आप एनिमी को विदाउट फाइटिंग हरा देते हो तो ये उनकी सबसे बड़ी आपकी युद्ध कला है। तो यहाँ पे हम चाइनीज़ को उनके फाइनेंशियल टर्म्स में घेर सकते हैं, उन पे बायलैटरल ट्रेड उनसे कम कर सकते हैं। तो ये अचानक होगा नहीं जब तक हमारी जनता साथ देगी नहीं। ये थी कंप्लीट एनालिसिस ऑन वाई चाइना इज़ सो मच एग्रेसिव इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और द GS हंट हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग।